अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका भारत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है और भारतीय मईशत, तिजारत और सिफारतकारी के हवाले से गैर मामूली फैसले ले रहा है। भारत पर दुनिया में सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगाने के बाद अब सदर ट्रंप ने भारत को दी गई एक बड़ी अमरीकी रियायत वापस ले ली है। अमरीका ने ईरान पर मुतादिद तिजारती और मुआशी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में ये पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी थी, मगर ईरान की चाबहार बंदरगाह की तामीर के हवाले से ट्रंप की तरफ से भारत को खुसूसी रियायत दी गई थी और भारत में इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया था। मगर ट्रंप की दूसरी मुद्दत में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है और सदर ट्रंप वज़ीर आज़म मोदी को अपना दोस्त और भारत को करीबी इत्तेहादी करार देने के साथ साथ उन्हीं के खिलाफ सख्त इकदाम भी उठा रहे हैं। और अब उन्होंने ईरान की चाबहार बंदरगाह के हवाले से भारत को 2018 में दी गई रियायत भी वापस ले ली है और खबरदार किया है कि जो कोई भी चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने या वहां किसी और हिस्सा लेगा उस पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ईरान को तनहा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाने की अमरीकी पॉलिसी के तहत उठाए गए इस फैसले के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि आज अमरीका एक बैनुल-अक़वामी गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क की निशानदही करते हुए ईरान की गैर मुस्तहकम करने वाली सरगर्मियों का मुकाबला कर रहा है, जिसमें हांगकांग और मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम कई अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। ये नेटवर्क्स ईरानी तेल की फरोख्त में सहूलत फराहम करते रहे हैं, जिसकी आमदनी से ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस लॉजिस्टिक्स को फ़ायदा पहुंचता रहा है। ये फंड्स इलाकाई दहशतगर्द और प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने और ऐसे हथियारों के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो बराह रास्त अमरीकी अफवाज और हमारे इत्तेहादियों के लिए ख़तरा हैं। एलामे के मुताबिक अमरीका यह अज़म रखता है कि ईरान के उन गैर कानूनी फंडिंग के ज़राए को रोके जो मज़कूरा सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जब तक कि ईरान अपनी गैर कानूनी आमदनी को अमरीका और अमरीका के इत्तेहादियों पर हमले करने, दुनिया भर में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने और दीगर गैर मुस्तहकम करने वाली कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। तब तक हम इस रेजीम को जवाबदेह ठहराने के लिए तमाम तर्ज़राए का इस्तेमाल जारी रखेंगे। एलामे में मज़ीद लिखा है कि ईरानी हुकूमत को तनहा करने के लिए सदर ट्रंप की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने की पॉलिसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट यानी IFCA के तहत अफगानिस्तान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की में मदद के लिए दी गई पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस ले लिया है, जो 29 सितंबर 2025 से नाफिज हो जाएगा। और जब यह मनसूखी नाफिज होगी तो जो लोग चाबहार बंदरगाह को चलाते हैं या IFCA में बयान करदा दीगर सरगर्मियों में शामिल हैं तो वो IFCA के तहत पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं। ईरान के पाकिस्तान से मुत्तसिल सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में गहरे समंदर में वाक़े चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि इस बंदरगाह के ज़रिए भारत को समुद्री रास्ते से ईरान और फिर आगे ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के ममालिक तक बआसानी रसाई मिल जाती है, जबकि इस बंदरगाह की तामीर से अफगानिस्तान का अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार भी निस्बतन कम हो जाता है। इसलिए भारत चाबहार बंदरगाह की तामीर के हवाले से 2016 से ही गैर मामूली दिलचस्पी दिखाता रहा है। खुद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 2016 में ईरान का दौरा करके इस हवाले से मुआहदे पर दस्तखत किए थे और फिर 2018 में अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए सदर ट्रंप से खुसूसी रियायत भी हासिल कर ली थी, मगर सदर ट्रंप ने अब ये रियायत ख़त्म कर दी है। BBC के मुताबिक चाबहार भारत से ईरान की सबसे करीबी बंदरगाह है और खुले समंदर में वाक़ होने के सबब ये बड़े माल बरदार बहरी जहाज़ों को महफूज और आसान आमदोरफ्त का रास्ता फराहम करती है। आलमी उमूर की प्रोफेसर डॉक्टर रितुषा तिवारी कहती हैं कि भारत के लिए ये मुआहदा इलाकाई एतबार से बहुत अहम है। भारत अपनी तिजारत वस्ती एशिया तक पहुंचाना चाहता है। चाबहार क्योंकि खलीज ओमान में वाक़ है, इसलिए इससे भारत को इंटरनेशनल नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर से खुद को जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे इसे ईरान के रास्ते रूस तक एक बराह रास्त तिजारती रास्ता भी मिल जाएगा। चाबहार बंदरगाह गुजरात की कांडला बंदरगाह से महज 550 बहरी मील की दूरी पर है और बम्बई की बंदरगाह से 786 मील दूर है। मई 2016 में जब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने ईरान का दौरा करके चाबहार बंदरगाह के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत किए थे तो भारत में इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा था और भारतीय मीडिया में इसे गेम चेंजर करार दिया जा रहा था। मगर अब सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया है कि जो भी चाबहार बंदरगाह को ऑपरेट करेगा या किसी और सरगर्मी में हिस्सा लेगा उस पर अमरीका पाबंदियां आयद कर सकता है। इसी तरह टैरिफ के तनाज़े पर अमरीका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात तो दोबारा शुरू हो गए हैं, मगर बज़ाहिर सदर ट्रंप भारत को रियायत देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी उनके दोस्त हैं और भारत अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कल सदर ट्रंप ने बरतानिया के दौरे के दौरान
बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर यही बात कही कि मैं भारत और भारतीय वजीर आजम के बहुत करीब हूं, मगर रूसी तेल की खरीदारी पर मैंने उन पर पाबंदियां लगाई। When I found out that the European nations were buying oil from Russia, and as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. But I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States, but I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. भारत और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं, मगर फिलहाल ट्रंप इंतजामिया अपने बुनियादी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी है और जोर दे रही है कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी बंद करनी पड़ेगी। और अगर भारत अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ट्रंप इंतजामिया का मुतालबा मान लेता है तो भारत के रूस से ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं और भारत एक और सिफारती मुश्किल में पड़ सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत के लिए अमेरिका के नामज़द सफ़ीर और ट्रंप के करीबी साथी सरजीव गौर ने कहा था कि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह है। बीबीसी के मुताबिक सरजीव गौर की तकर्री की तस्दीक के लिए अमेरिकी सेनेट की खारजा कमेटी का इजलास हुआ तो वहां सरजीव गौर ने उन्हीं अमेरिकी मुतालबात को दोहरा दिया जो भारत के लिए परेशान कुन हैं। सरजीव गौर ने कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात के नताइज जल्द ही मालूम हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अमेरिका के इस मुतालबे को भी दोहरा दिया कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। सदर ट्रंप ने भारत के वजीर तिजारत को ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका मदऊ किया है। आने वाले वक्त में अमेरिका तवानाई के शोबे में भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन सकता है। बीबीसी के मुताबिक सेनेट के सामने सरजीव गौर का तारुफ कराते हुए अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सरजीव गौर सदर ट्रंप के करीब हैं और भारत जैसे मुल्क में नुमाइंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं, सदर ट्रंप यूरोपीय ममालिक से भी कह रहे हैं कि वो भी रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए इकदाम उठाएं। हालिया कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि ट्रंप यूरोपीय यूनियन से कह रहे हैं कि वो भी यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की तरह भारत और चीन पर दबाव बढ़ाए। इस हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। यूरो न्यूज़ के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस ने भारत से ताल्लुकात के हवाले से प्रेजेंटेशन दी और कहा कि हम इस हंगामा खेज वक्त में जी रहे हैं और हमें शराकतदारियां बनानी होंगी। सवाल यह है कि क्या हम ये खला किसी और की तरफ से भरने के लिए छोड़ दें, इसलिए बेहतर है कि हम खुद ही इस खला को भर दें। भारत से ताल्लुकात के हवाले से प्रेजेंटेशन के दौरान काया कैलिस से बार बार रूस फैक्टर के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने ये माना कि ये एक मसला है और यूरोपीय यूनियन के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के दरमियान इख्तिलाफात का एक जरिया भी है। काया कैलिस ने रूस की क़यादत में रूस और बेलारूस की फ़ौजी मशक़ों में भारतीय शमूलियत के हवाले से कहा कि अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी फ़ौजी मशक़ों में क्यों हिस्सा लेते हैं जो हमारे वजूद के लिए एक ख़तरा हैं। हम इसे हल्का नहीं ले रहे हैं। तहम काया कैलिस ने भारत को किसी एक साइड का इंतखाब करने के हवाले से कोई अल्टीमेटम देने से गुरेज किया। इससे पहले बीबीसी की खबर में बताया गया था कि सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ लगाए ताकि रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। इस बातचीत से वाकिफ एक जरिए ने बताया कि अमरीकी सदर ने यह मुतालबा गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका और यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों के दरमियान एक मीटिंग के दौरान किया जिसमें रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने के ऑप्शंस पर डिस्कशन की जा रही थी। ट्रंप जिन्होंने ये वादा किया था कि सदारत संभालने के पहले ही दिन यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, मगर अब वो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदा कराने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। बीबीसी की खबर के मुताबिक ट्रंप की यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की दरख्वास्त के हवाले से सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी थी और यह खबर अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के उस बयान के बाद सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे यूरोप की ज्यादा मजबूत हिमायत दरकार है। सर ट्रंप के इस रवैये से भारत में मोदी हुकूमत कभी परेशान है तो कभी कंफ्यूजन का शिकार है। साथ ही गुज़िश्ता माह से नाफिज होने वाले ट्रंप के 50% टैरिफ भारतीय मईशत और तिजारत को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। कई भारतीय सनतों को प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ रही है जिससे आमदनी में गैर मामूली कमी के साथ साथ रोजगार के मौके भी खत्म होना शुरू हो गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% अमरीकी टैरिफ्स की शरह पर भारत में बनने वाली एक शर्ट जो पहले अमेरिका में $10 में फरोख्त होती थी अब वो अमेरिकी कस्टमर्स को $16.4 की पड़ रही है, जो चीन की $14.2, बांग्लादेश की $13.2 और वियतनाम की $12 वाली शर्ट से कहीं ज़्यादा महंगी है। यहाँ तक कि अगर भारत पर टैरिफ्स कम होकर 25% भी रह जाएं तब भी मुतादिद भारतीय मसनूआत अपने एशियाई हरीफों के मुकाबले में महंगी रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहर
त्रिपुरा में वाकई गारमेंट्स फैक्ट्री पर एक अजीब सी खामोशी तारी है। त्रिपुरा का शुमार भारत की टेक्सटाइल बरामदात के मरकज के तौर पर होता है। फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर पर सिर्फ 200 मशीनें चल रही हैं, जहां अमेरिका के बड़े रिटेल स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले बच्चों के कपड़ों के आखिरी ऑर्डर्स पर काम हो रहा है। इसी फ्लोर के कोने में कपड़ों के नए डिजाइन्स और सैंपल्स के ढेरों पर मट्टी की तह जम रही है। ये एक ऐसी फैक्ट्री का मंजर है जो अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद करदा 50% टैरिफ से बराह रास्त मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका को बड़ी तादाद में गारमेंट्स, झींगे, कीमती पत्थर और जेवरात बरामद करता है। तिजारती माहिरीन का कहना है कि 50% अमरीकी टैरिफ से भारतीय बरामदात बड़ी हद तक मुतासिर होंगी। त्रिपुरा जहां से तकरीबन $16 अरब मालियत के रेडीमेड गारमेंट्स अमेरिका के मशहूर स्टोर्स जैसे कि टारगेट, वॉलमार्ट, गैप और ज़ारा को बरामद किए जाते हैं, वहां मुस्तकबिल के बारे में शदीद बेचैनी और इस्तराब है। भारतीय बिजनेसमैन कृष्ण मूर्ति का कहना है कि क्योंकि उनके अमरीकी सारिफीन ने नए ऑर्डर्स देना बंद कर दिए हैं, इसलिए सितंबर के बाद कोई काम करने को नहीं है। उन्होंने टैरिफ के मामले के बाद अपने कारोबार को वुसअत देने और मजीद 250 अफराद को मुलाजमत देने के मंसूबे को भी रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ के ऐलान का वक्त भी बहुत अजीब है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को तकरीबन निस्फ ऑर्डर्स साल के इन्हीं दिनों में मिलते हैं और क्रिसमस सीजन तक जारी रहते हैं। इसी इलाके में मौजूद एक और कारखाने के मालिक ने बताया कि हमें अंदाजा था कि तकरीबन $10 लाख के ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि माल मौजूद है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। एक और फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि भारत का अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा हो जाएगा, लेकिन जुलाई से तमाम प्रोडक्शन बंद पड़ी है। अगर ये सब जारी रहा तो मैं अपने वर्कर्स को तनख्वाह कैसे दूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ज्वेलरी ब्रांड्स भी अमरीकी टैरिफ से परेशान हैं, क्योंकि हर साल सितंबर और नवंबर के दौरान तकरीबन $3 से $4 अरब मालियत की ज्वेलरी अमरीका भिजवाई जाती है। आदिल कोतवाल, जो अपनी 90% डायमंड ज्वेलरी अमेरिका में फरोख्त करते थे, उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका के बजाय बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में नए मौके तलाश कर रहा है ताकि अमेरिकी टैरिफ के असरात को कम किया जा सके। आदिल कोतवाल अपनी ज्वेलरी के लिए कीमती पत्थर रियासत गुजरात के शहर सूरत से खरीदते हैं। सूरत हीरे की तराश खराश और पॉलिशिंग का मरकज समझा जाता है। वहां भी अमेरिकी टैरिफ के निफाज के बाद परेशानी और बढ़ गई है। अमेरिकी खरीदार चले गए हैं और वो कारखाने जो 50 लाख अफराद को रोजगार देते थे, अब महीने में 15 दिन ही चल पाते हैं। शहर के मुजाफात में हीरों को पॉलिश करने वाले एक यूनिट में रोशनी मध्यम है और गहरी खामोशी है। काम करने वाली मेजों पर गर्द जम गई है और इर्द गिर्द काट कबाड़ पड़ा है। एक मुलाजिम ने बताया कि यहाँ पहले बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन कई मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। पता नहीं अब क्या होगा। मकामी ट्रेड यूनियन के रहनुमा का कहना है कि मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने और तनख्वाहों में कटौतियों का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में झींगे की फार्मिंग करने वाले अफराद भी अब दूसरी प्रोडक्ट्स का रुख कर रहे हैं। भारत झींगे बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार था। टैरिफ के बाद से भारतीय झींगों की मांग कम हो गई है और उसकी कीमत भी गिर गई है। अमेरिकी टैरिफ के पहले ऐलान के बाद भारतीय झींगों की कीमत पहले ही 60 से 75 सेंट्स फी किलो तक गिर गई थी और 50% टैरिफ नाफिज होने के बाद भारतीय झींगों की कीमत मजीद गिरती जा रही है। इन तमाम अनासिर के सबब इस सनत से वाबस्ता 10 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर होंगे। इस सारी सूरत हाल से सबसे ज्यादा भारतीय ताजिर और एक्सपोर्टर्स परेशान और मुतासिर हो रहे हैं। कई सनतें शदीद मुतासिर हो रही हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भारतीय झींगे की सनत को पहुंचने वाले नुकसान पर एक वीडियो जारी की। इसी तरह भारतीय न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने भी अमेरिकी टैरिफ से भारत की सी फूड इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असरात पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात के बारे में अपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक रिपोर्ट शेयर की है। अमेरिकी टैरिफ से भारत की कारपेट की सनत भी मुतासिर हो रही है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के डायरेक्टर असलम महबूब के मुताबिक भारत पहले ही यूरोपीय मार्केट तुर्की के हाथों खो चुका है और अब 60% कारपेट अमेरिका को बरामद करता था, मगर 50% टैरिफ के साथ ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत ही जबरदस्त इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि 26 तारीख हम लोग के लिए डेडलाइन था कि इंडिया से जो माल चला जाएगा तो 25% जाएगा, इसके बाद वाला 50 हो जाएगा। तो अभी इंडस्ट्री पूरी तरह से ताकत में लगी हुई थी कि 26 तक माल निकाल ले जाए। जैसे वो 26 तारीख निकल गया तो मैक्सिमम, क्योंकि अब नया प्रोडक्शन लोग कोई करा नहीं रहे हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, 17,000 करोड़ का जो इंडस्ट्री है उसका 60% अमेरिका जाता है। उसमें 60% वाले में मैक्सिमम लोग जो सोल्ड पीसेज हैं या कस्टम रग्स हैं, उसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं करा रहा आज के दिन। मैक्सिमम लोग होल्ड पे चले गए हैं। बायर्स ये कह रहे हैं जो अगर ऑर्डर्स आप डाइंग नहीं किए हुए हैं या माल नहीं खरीदे हैं तो उसको कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज होल्ड तो मैक्सिमम हो ही गया माल। इस स्थिति में तो सारे के सारे अगर फैक्ट्रियों में आप कहीं भी जाएंगे तो 60-70% लोग अपने फिनिशर्स को और लोगों को कम कर दिए हैं। इस टैरिफ से तो काम नहीं हो पाएगा, ये बायर भी कह रहा है, ये हम भी जानते हैं कि 1 लाख का माल 1.5 लाख हो जाएगा अमेरिका के अंदर, और उसमें भी अमेरिकन बायर्स को 50
50% एडवांस में वहाँ टैक्स ड्यूटी पे करके माल छोड़ना होगा। ऐसे स्थिति में काम करना असंभव के स्टेज में आ गया है। सारा माल रुक गया है और माल रुकने के साथ साथ सारा प्रोडक्शन, डाइंग, जो रॉ मटेरियल परचेज था वो सब रुक चुके हैं। यूरोप बहुत बड़ा मार्केट था, धीरे धीरे खत्म हो गया। इसकी वजह मशीन मेड टर्की का मशीन मेड है। टर्की यूरोप का पार्ट ही एक तरह से है, वहाँ मशीन मेड बनता है। जब तक इंडिया में काम देंगे, यहाँ बनेगा, वो मशीन से बना के महीने भर में ट्रक में लाद के यूरोप में बांट देते हैं और वहाँ पूरा कंटेनर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। वो कम ऑर्डर भी देते हैं तो भी उनका माल हो जाता है। तो यूरोप तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है मशीन मेड कारपेट ऑफ टर्की की वजह से। तो ये बहुत मार्केट ढूंढने में या रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेट डालने में टाइम समय है। अभी हमारा सरकार से बस यही कहना है, जो आदमी अंडर प्रोडक्शन है, जो स्टॉक में माल है, जो लूम पे माल है, ये कैसे जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे 50% अमरीकी टैरिफ्स भारत की गारमेंट्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताहम अब भारत और अमरीका के तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं, मगर भारतीय हुकूमत पहले ही भारतीय मसनूआत की बरामद के लिए अमरीका के मुतबादिल मंडियों की तलाश पर तवज्जो दे रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 50% अमरीकी टैरिफ्स के निफाज से भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा झटका लगा है और भारत पर तिजारती दबाव भी मजीद बढ़ गया है। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर नेवारो और अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रूसी तेल की खरीदारी बढ़ाकर बिलवास्ता तौर पर यूक्रेन जंग में रूस को माली मदद फराहम कर रहा है और ये सिलसिला रुकना चाहिए। भारतीय वजारत तिजारत के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि भारतीय हुकूमत को अमरीकी टैरिफ्स पर किसी फौरी रिलीफ या ताखीर की कोई उम्मीद नहीं है। उस एहलकार ने मजीद बताया कि टैरिफ से मुतासिर होने वाले एक्सपोर्टर्स को माली मुआवनत फराहम की जाएगी और साथ ही उन्हें चीन, लातीनी अमरीका और मशरिक़ वुस्ता जैसी मुतबादिल मंडियों की तरफ मुतवज्जो करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय हुकूमत ने तकरीबन 50 ममालिक की निशानदही की है जहां भारतीय बरामदात बढ़ाई जा सकती हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेस्ड आइटम्स, चमड़े की मसनूआत और मरीन प्रोडक्ट्स। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एक्सपोर्टर ग्रुप्स का अंदाजा है कि टैरिफ्स में यह इजाफा भारत की अमरीका को 87 अरब डॉलर्स मालियत की बरामदात में तकरीबन 55% को मुतासिर कर सकता है, जो कि वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे हरीफ ममालिक को फायदा पहुंचा सकते हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के सदर पंकज चड्ढा के मुताबिक अमरीकी कस्टमर्स पहले ही नए ऑर्डर्स रोक चुके हैं। इन इजाफी टैरिफ्स के होते हुए सितंबर यानी इसी महीने से बरामदात में 20 से 30% तक कमी आ सकती है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत ने माली मदद का वादा किया है, जिसमें बैंक से कर्जों पर सब्सिडी बढ़ाना और मुतबादिल मंडियों तक रसाई के लिए मुआवनत शामिल है। ताहम एक्सपोर्टर्स समझते हैं कि दीगर मंडियों की तरफ मुंतकली या डोमेस्टिक मंडी में फरोख्त का स्कोप बहुत महदूद है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हीरे की सनत की बरामदात पहले ही चीनी तलब में कमी की वजह से 20 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और अब बुलंद अमरीकी टैरिफ्स इस सनत की सबसे बड़ी मंडी तक रसाई खत्म करने का खतरा पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर तज्जियाकारों ने खबरदार किया है कि अगर 50% टैरिफ्स मुस्तकिल रहे तो ये भी भारत की मईशत और कॉर्पोरेट मुनाफे पर बोझ डाल सकते हैं, जिससे एशिया में तेजी से आमदनी की कमी वाक़ई हो सकती है। कैपिटल इकोनॉमिक्स ने हाल ही में कहा था कि अगर पूरे अमरीकी टैरिफ्स नाफिज हो गए तो भारत की मुआशी ग्रोथ में इस साल और अगले साल 8% तक कमी आ सकती है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं एक और अहम खबर, उसकी तफसीलात आपके सामने रखें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले तारीखी दिफाई मुआहदे ने आलमी सतह पर बड़ी हलचल मचा दी है। दुनिया भर के अहम मीडिया इदारे इस खबर को नुमायां कवरेज दे रहे हैं और माहिरीन मुआहदे की टाइमिंग, खित्ते पर इसके मुमकिन असरात और खलीजी ममालिक की जानिब से इसराइल और अमरीका को दी जाने वाली सिग्नलिंग पर तफसीली तज्जिए पेश कर रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान का कहना है कि इस मुआहदे में दीगर खलीजी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं और कुछ ममालिक की ख्वाहिश भी है। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार ने कहा कि ऐसा कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन काफ़ी दीगर ममालिक की भी पाकिस्तान के साथ इस तरह के अरेंजमेंट की ख्वाहिश है। It is the historic pact between the two countries, लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से और हरमैन शरीफ के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में, जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है। मशरिक़ वुस्ता के दीगर अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी क्या इस तरह के एग्रीमेंट? ये इज प्रीमैच्योर टू से समथिंग, बट काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। इस सारी सूरत हाल में इस अहम पेशरफ्त पर भारत की भी गहरी नज़र है, क्योंकि ये मुआहदा मुस्तक़बिल में न सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसके कशीदा ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है, बल्कि सऊदी अरब के साथ भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर भी इसके गहरे असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान
रणधीर जायसवाल ने आज पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर बात करते हुए कहा कि भारत और सऊदी अरब के दरमियान वसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है, जिसमें गुज़िश्ता बरसों में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। हमें उम्मीद है कि ये पार्टनरशिप आइंदा भी बाहिमी मफादात और हसासियत को पेश नज़र रखते हुए आगे बढ़ेगी। India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. इस सारी सूरत हाल में इस मुआहदे की टाइमिंग पर भी मगरबी मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इसराइल ने अहम खलीजी मुल्क और अमेरिका के इत्तेहादी कतर पर बराह रास्त हमला किया है। और इसके तनाजुर में ये बात भी सामने आ रही है कि ये मुआहदा खलीजी रियासतों की जानिब अमेरिका पर मिसट्रस्ट का इजहार भी है, क्योंकि ये ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर अमेरिका पर इंहिसार करते हैं। इस हवाले से CNN में शाया खलीजी सहाफ़ी अब्बास अल-लवाती के तज्ज़िये के मुताबिक अगरचे एक आला सऊदी एहलकार ने कहा कि यह मुआहदा सालों से तैयार हो रहा था, लेकिन इसकी टाइमिंग ये जाहिर करती है कि दहाइयों तक तकरीबन मुकम्मल तौर पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ पर इंहिसार करने के बाद अब सऊदी अरब अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने के लिए अमरीका से आगे की तरफ देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारती मुद्दत के दौरान खलीजी अरब रियासतों को उम्मीद थी कि वो ऐसे अमरीकी सदर साबित होंगे जो उनके सिक्योरिटी खदशात को वाकई अहमियत देंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन इक़दाम करेंगे। ट्रंप की पहली मुद्दत का आगाज़ बज़ाहिर हौसला अफजा था। उन्होंने ईरान के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार की और ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने का हुक्म दिया, जो खलीजी अरब हुकूमतों के लिए नापसंदीदा शख्सियत थे। लेकिन आखिर में खलीजी रियासतें मायूस हो गईं। 2019 में जब एक मिसाइल और ड्रोन हमले ने सऊदी अरब की तेल की तंसीबात को निशाना बनाया, जिसका इल्ज़ाम वसी पैमाने पर ईरान पर लगाया गया और इससे सऊदी अरब की तेल की निस्फ पैदावार मुअत्तल हो गई और ख़ाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगीं, तो ट्रंप इंतजामिया का रद्द अमल सिर्फ हल्की मजम्मत तक महदूद रहा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जब खित्ते में कशीदगी बढ़ती गई तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका पर एक बाज़ाब्ता सिक्योरिटी ज़मानत के लिए दबाव डाला। लेकिन फिर जब बाइडेन इंतजामिया से ये यकीन दहानी हासिल ना हो सकी तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुलेआम खबरदार किया कि अमेरिका के साथ उनका सब्र जवाब दे सकता है। सितंबर 2023 में फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सऊदी अरब अपना फौजी इन्हिसार अमेरिका से किसी और जगह मुंतकिल कर सकता है। उनका कहना था कि एक मजबूत सऊदी अरब एक मजबूत अमेरिका के मुतरादिफ है। आप ये नहीं चाहेंगे कि वो कहीं और मुंतकिल हो। जब ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस लौटे तो सऊदी अरब ने उनसे नई उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सऊदी अरब ने अपनी शाही मेज़बानी का भरपूर मुजाहरा करते हुए ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत के पहले गैर मुल्की दौरे पर उनके लिए शाही कालीन बिछाए। लेकिन वो दिफाई मुआहदा जिसकी सऊदी अरब को तलाश थी अब तक हकीकत का रूप नहीं धार सका। इसी दौरे में ट्रंप ने अवामी सतह पर वादा किया कि वो कतर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जबकि खलीजी रियासतों ने खरबों डॉलर्स अमरीकी मईशत में लगाने का ऐलान किया। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ना सिर्फ पहली बार किसी खलीजी मुल्क पर बराह रास्त ईरानी हमले को भड़काने का बाइस बने, बल्कि तारीख में पहली मरतबा इसराइली हमला किसी खलीजी रियासत पर रोकने में भी नाकाम रहे। और ये सब चंद ही माह के अंदर हो गया। कतर में कायम अल उदेद एयरबेस, जो मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, तवील अरसे तक एक डेटरेंट समझा जाता रहा है। एक ऐसी ढाल जो एक छोटी मगर बेहद मालदार रियासत को अपने उन बड़े और ताकतवर हरीफों के मुकाबले में तहफ़्फ़ुज़ देती है, जिनकी अस्करी ताकत और अज़ाइम का मुकाबला कतर कभी नहीं कर सकता था। लेकिन इस साल ने इस तहफ़्फ़ुज़ की हदूद को आश्कार कर दिया और बिलवास्ता तौर पर अमेरिका की ताकत को भी। जून में जब ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में कतर को निशाना बनाया तो ये अमरीकी फ़ौजी अड्डा खुद एक कमज़ोरी बन गया। और इसी माह जब इसराइल ने कतर में हमास को निशाना बनाया तो ये अड्डा कतर के लिए डेटरेंट साबित ना हो सका, जिससे ये इशारा मिला कि अपनी तमाम तर स्ट्रेटेजिक अहमियत के बावजूद खलीज में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अब शायद वो ढाल फराम नहीं कर रही जो कभी समझी जाती थी। जहां एक तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करके ये पैगाम दिया है कि वो अमरीका पर अपने सिक्योरिटी इन्हिसार को डाइवर्सिफाई कर रहा है, वहीं अब एक खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसराइल के जारहाना इक़दामात पर अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी कर रहा है, हत्ता कि वो इसराइल के साथ उन सिफारती ताल्लुकात को महदूद करने पर गौर कर रहा है जिन्हें अमरीकी सदर ट्रंप के पहले दौर में उनकी खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी समझा जा रहा था। इस हवाले से रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 3 ज़राए का कहना है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे के कुछ हिस्से या पूरे इलाके को एनेक्स करने का फैसला करती है तो मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर सकता है, यानी महदूद सतह पर ला सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात उन चंद अरब रियासतों में से एक है जिनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। अगर ये ताल्लुकात कमज़ोर कर दिए जाते हैं
तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए बड़ा धचका होगा, जो अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी समझे जाते हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली हुकूमत ने हाल ही में ऐसे इकदाम किए हैं जिन्हें मगरबी किनारे के इंतजाम की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल ने 1967 की जंग में मगरबी किनारा और मशरिकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और ज़्यादातर ममालिक इस इक़दाम की मुखालफत करते हैं। नेतन्याहू, जिनकी हुकूमत दाएं बाजू की कौम परस्त जमातों पर इन्हिसार करती है, उनके लिए मगरबी किनारे का इंतजाम अगले साल मुतवक्किल इंतखाबात से पहले वोट हासिल करने का एक कीमती हरवा हो सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस माह नेतन्याहू की दाएं बाजू की इत्तेहादी हुकूमत को खबरदार किया था कि मगरबी किनारे की एनेक्सेशन यानी इंतजाम उनके लिए एक रेड लाइन होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके बाद कौन से इकदाम किए जाएंगे। जबकि ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात रद्द-ए-अमल के तौर पर इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुलाने पर गौर कर रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर गौर नहीं कर रहा। हालांकि तकरीबन 2 साल से जारी गजा जंग के दौरान मजीद कशीदगी बढ़ गई है। इसराइल में एक जरिए ने कहा कि इसराइली हुकूमत का मानना है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात को दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात एक अहम तिजारती मरकज़ है और 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है, जबकि दीगर अरब ममालिक बहरीन और मराकश थे। इसके बाद किसी और अरब रियासत ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम नहीं किए। इसराइल के मिस्र और उर्दन के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं और कतर के साथ बराह रास्त राब्ते हैं, लेकिन मुकम्मल सिफारती ताल्लुक नहीं है। गजा जंग की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तेज़ी से बढ़ने वाले तिजारती ताल्लुकात सर्द पड़ गए हैं और ताल्लुकात कायम होने के 5 साल बाद भी नेतन्याहू ने अब तक खलीजी रियासत का दौरा नहीं किया। 3 ज़राए के मुताबिक इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी की एक अलामत के तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता हफ्ते फैसला किया कि नवंबर में दुबई एयर शो में इसराइली दिफाई कंपनियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि एक इसराइली एहलकार और एक इसराइली डिफेंस इंडस्ट्री के नुमाइंदे ने भी इस फैसले की तस्दीक की है। जबकि इसराइल की वज़ारत दिफा ने कहा है कि उसे इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया गया है, लेकिन मज़ीद वज़ाहत नहीं की। जबकि अबू धाबी में इसराइली सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल की इस तिजारती नुमाइश में शिरकत के हवाले से बातचीत अभी जारी है। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने 3 सितंबर को रॉयटर्स और इसराइली मीडिया को बताया था कि मगरबी किनारे की एनेक्सेशन अब्राहम अकॉर्ड्स को खतरे में डाल देगी और खित्ते में रीजनल इंटीग्रेशन की कोशिशों को ख़त्म कर देगी। ये वार्निंग गुज़िश्ता हफ्ते कतर पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले से पहले दी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे गद्दारी करार दिया। वाज़ेह रहे कि अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत नेतन्याहू ने वादा किया था कि वो 4 साल तक मगरबी किनारे को एनेक्स नहीं करेंगे, लेकिन ये मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और अब कुछ इसराइली वज़रा इस पर अमल दरामद के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इस माह कहा था कि मगरबी किनारे के ज़्यादातर हिस्से को एनेक्स करने के लिए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं और नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो इस मंसूबे को मंजूर करें, जबकि इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर बिन गुवेर भी इसकी हिमायत करते हैं। 2020 में ताल्लुकात कायम होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने एक करीबी रिश्ता कायम किया जो ज़्यादातर मुआशी सलामती और इंटेलिजेंस ताउन पर मरकूज था। इससे पहले दोनों ममालिक बरसों तक खुफिया राब्ते रखते थे, लेकिन इख्तिलाफात उस वक्त सामने आना शुरू हुए जब 2023 में नेतन्याहू दोबारा इख्तिदार में आए और इसराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत बनाई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बिन गुवेर की बार बार की जाने वाली इन कोशिशों की मजम्मत की है, जिनका मकसद यरूशलेम के मस्जिद अक्सा कंपाउंड की मौजूदा हैसियत को बदलकर यहूदियों को वहाँ इबादत करने की इजाज़त देना है। ये जगह मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है और फिलहाल गैर मुस्लिम सिर्फ विजिट कर सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मगरबी किनारे में इसराइल की पॉलिसियों पर भी तनकीद की है और कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइल के साथ साथ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, लेकिन नेतन्याहू ने इस माह ऐलान किया कि फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। इस सारी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे को मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, वहीं अब अमरीकी सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में दोबारा अमरीकी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने का कह दिया है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। कल बरतानिया में बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम अब बगराम एयरबेस को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर भी हो सकती है और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि बगराम से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है और हम ये स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons.
ट्रंप ने कहा है कि वो बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सदर ट्रंप गुज़िश्ता कई माह से अपने सिक्योरिटी हुक्काम पर बगराम एयरबेस को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं और उनसे रास्ता निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 3 ज़राए ने बताया है कि अमरीकी सदर ट्रंप कई माह से अपने कौमी सलामती के हुक्काम पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस तालिबान से वापस लेने का कोई रास्ता निकालें। जुमेरात को ट्रंप ने पहली बार इस बात का इशारा अवामी सतह पर दिया कि उनकी इंतजामिया इस बेस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने पर काम कर रही है। ये बेस काबुल के शुमाल में तकरीबन 1 घंटे के फासले पर वाक़ है और अफगान हुकूमत के गिरने और 2021 में अमरीकी फौज के इनखला के बाद तालिबान के कब्जे में चला गया था। ज़राए ने CNN को बताया कि इस बेस को दोबारा अमरीकी कंट्रोल में लेने की बातचीत कम से कम मार्च से जारी है। ट्रंप और उनके सीनियर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल समझते हैं कि यह बेस कई वजूहात के लिए ज़रूरी है, जिनमें चीन की सरहद पर नजर रखना शामिल है, जो वहां से 500 मील से भी कम फासले पर है। इसके अलावा अफगानिस्तान में नायाब मादनी वसाइल और कानकनी तक रसाई हासिल करना, दाइश को निशाना बनाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी का मरकज कायम करना और मुमकिन तौर पर एक सिफारती सहूलत दोबारा खोलना भी शामिल है। लेकिन एक अमरीकी जरिए के मुताबिक इन तमाम मकासद के लिए अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी ज़रूरी होगी और वो मुआहदा जो ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में तालिबान के साथ किया था, उसमें अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल इनखला लाजमी करार दिया गया था। ये वाज़ेह नहीं कि तालिबान इस अहम एयरबेस को वापस देने के हवाले से अमरीका के साथ किस हद तक या किस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जुमेरात को इशारा दिया कि अमरीका के पास इस ग्रुप पर दबाव डालने के ज़राए मौजूद हैं। ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर 2021 में अमरीकी इनखला उनकी इंतजामिया के तहत हुआ होता तो वो बगराम पर कंट्रोल बरकरार रखते, क्योंकि ये अफगानिस्तान और चीन की सरहद के करीब है और स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। इस माह के आगाज में ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में इस बेस से अमरीकी फौज निकालकर इंतहाई बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप ने जुमेरात को यह भी कहा कि बगराम इस जगह के करीब है जहां चीन मिसाइल बनाता है। ये दावा उन्होंने मार्च में भी किया था। वाज़ेह रहे कि अमरीकी फौजी बगराम एयरबेस से जुलाई 2021 में निकले। यह बेस तकरीबन 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान में अमरीका की फौजी ताकत का मरकज़ रहा और इसका 2 मील तवील रनवे अफगानिस्तान भर में फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ कार्गो तैयारों, लड़ाका तैयारों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए जगह मौजूद थी। सदर बुश, बराक ओबामा और ट्रंप तीनों ने अपने दौरे सदारत में बगराम का दौरा किया था, जहां उन्होंने फतह और अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का वादा किया था। ये बेस बरसों तक तालिबान के कई हमलों का निशाना भी रहा है, जिनमें खुदकुश धमाके और रॉकेट हमले शामिल थे। 2021 में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया था कि जब अमरीकी फौज ने बगराम बेस छोड़ा तो इस दौरान उन्होंने वहां से तकरीबन 900 C-17 कार्गो तैयारों के बराबर सामान हटा दिया और तकरीबन 16,000 आलात को तबाह कर दिया। जबकि 2023 में अमरीकी महकमा खारजा ने इनखला के बाद की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये नतीजा अखज़ किया गया कि बगराम को छोड़ने के फैसले ने अफगानिस्तान से अमरीका के मजमूई तौर पर अफरा तफरी भरे इनखला में किरदार अदा किया था। इसकी वजह यह थी कि इस फैसले के बाद काबुल का हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही वाहिद रास्ता रह गया था जिसके जरिए मुमकिन तौर पर गैर फौजी इमदाद का इनखला किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बगराम एयरबेस को वापस लेने के बयान पर चीन और अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से होने वाले सवाल पर कहा है कि चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान शहरियों के हाथ में होना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। जबकि BBC के मुताबिक अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत ने अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया है। ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ है जो बैनुल-अक़वामी मीडिया उसको कवर कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन हक्कानी साहब, जो अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हक्कानी साहब, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं और तेज़ी से हो रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हो जाता है, ज़ाहिर जो मगरबी मीडिया है वो उस पर बहुत ज़्यादा अब हेडलाइंस लगा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्या इसके नताइज निकलेंगे? नताइज तो हमेशा किसी चीज़ के बाद आते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताने दीजिए कि इसका तनाजुर क्या है। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से करीब रहे हैं, दफ़ाई ताल्लुकात भी हमारे बड़ी वसी रहे हैं, लेकिन अब तक हमेशा सऊदी अरब ने अमेरिका की तरफ देखा है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे। अब उस तरफ से मायूसी सबको होनी शुरू हो गई है खलीज के खित्ते में, क्योंकि अमेरिका लगता यह है कि ट्रंप साहब की पॉलिसियों के ज़ेरे असर अपने इत्तेहादियों के साथ अपने वादे और अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने को तैयार नहीं है। तो उनको नई अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच पैदा करने की ज़रूरत थी।
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, जो मुख्तसर सी जंग हुई, उससे भी ये बात लोगों को पर वाज़ेह हो गई कि सारा इन्हिसार अमरीकी असलहे पर ज़रूरी नहीं है। चीनी असलहा और उसको चलाने वाले पाकिस्तानी वो भी काफ़ी मौसर हो सकते हैं दिफा के लिए और सलामती के लिए। तीसरी बात यह हुई कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशमकश हुई पिछले अरसे में, उसके नतीजे में जो ईरान की सलाहियत थी अरब मुल्कों को तंग करने की, जिसके बाइस अरब ममालिक में से बाज़ ने इसराइल के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली थी, बेशतर अमेरिका की तरफ देखते रहते थे। अब उनको ईरान की उतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए हमेशा ये मसला था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाकिस्तान हमेशा ये चाहता था कि एक किस्म का तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। अब उस तवाज़ुन का ये तकाजा नहीं रहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ किसी किस्म का तफसीली मुआहदा ना करे। और आखिरी जो बात थी वो इसराइल का दोहा में हमास की क़यादत को ख़त्म करने के लिए हमला था, जिस पर खलीज के तमाम ममालिक और सऊदी अरब ख़ास तौर पर बहुत नाराज़ हुए कि क्या सऊदी अरब की जो एयर स्पेस है वो ईरान पर और ख़ुद अरब ममालिक पर हमले के लिए इसराइल इस्तेमाल करेगा। ऐसी सूरत में सऊदी अरब को एक डिटरेंस की ज़रूरत है ताकि सबको ये पैगाम मिल जाए कि सऊदी अरब, जिसकी आबादी निस्बतन कम है और वसाइल बहुत हैं लेकिन अस्करी क़ुव्वत कम है, वो अस्करी क़ुव्वत के बगैर नहीं है। पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान को इसमें दो बातों का फ़ायदा है। एक ये कि दुनिया को ये बावर कराए कि हमारे हलीफ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा से इक़्तिसादी परेशानियों का शिकार रहा है और उसको सऊदी अरब जैसे मुल्क के वसाइल का मैसर होना उसके लिए हर एतबार से बेहतर होगा। साहब, और फिर इस सिनेरियो में जो पाक भारत तनाज़ा हुआ, ज़ाहिर है मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान आइसोलेट हो, वो बयानिया भी नहीं बनाने में कामयाब हो सके। बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी पाकिस्तान को सिफारती तौर पर भी नज़र आ रहा है कि कोई नाकामी नहीं हुई बल्कि कामयाबी नज़र आती है। तो क्या वो जो तनाज़ा था वो क्या पाकिस्तान के हक़ में ही गया है सिफारती सतह पर भी? शाहज़ेब साहब, मैं आपको पता है कि बहुत एहतियात करता हूँ इस किस्म की बातें करने से जिनको आप जोश में कही गई बातें कहें। हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी एक्साइट होते हैं। 1954 से लेकर अब तक की हमारी तारीख पुरुमीद बातों पर गुजर गई है और हम बहुत जल्दी ये समझने लगते हैं कि अब ये एक कदम जो आगे हमने बढ़ाया है इसके नतीजे में हम परसों मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो मैं ऐसी बात कहने से तो गुरेज करूँगा, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत का सिफारती तवाज़ुन है वो गुज़िश्ता चंद महीनों में पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और भारत की क़यादत पर अब ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। क्या ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है इन मानों में कि पाकिस्तान को अब भारत पे एक एडवांटेज हासिल हो गया? ये कहते हुए मैं ज़रा सी एहतियात इसलिए करूँगा कि भारत के वसाइल ज़्यादा हैं, भारत की मार्केट ज़्यादा बड़ी है, मुख्तलिफ ममालिक में भारत का डायस्पोरा ज़्यादा है। तो इस वजह से ऐन मुमकिन है कि बहुत से ममालिक हेजिंग स्ट्रैटेजी इख्तियार करें, यानी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखते हुए भी भारत के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखें। और ये भारत तो ये नहीं चाहता, भारत तो चाहता है सिर्फ उससे ताल्लुकात हों, लेकिन जो पाकिस्तान की ख्वाहिशात हैं शायद वो भी 100% पूरी ना हो सकें। और जो सदर ट्रंप हैं, अब ज़ाहिर सिर्फ मुखालफिन ही नहीं, सदर ट्रंप ने तो हैरान किया है अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी। मोदी की अलग एक्सपेक्टेशन थी, वो कभी कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, वो पॉजिटिव पैगाम भी देते हैं ट्रंप, मगर फिर यूरोपियन ममालिक से भी कहते हैं कि आप भी टैरिफ बढ़ा दें चीन और भारत पर ताकि रूस को मजबूर किया जा सके। यूरोपीय ममालिक अलग परेशान हैं। कतर में खड़े होकर ट्रंप ने उनकी सिक्योरिटी की गारंटी के हवाले से बात की थी, मगर अब तो खुद अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप को पहले बता दिया था, नेतन्याहू ने कतर पर हमले से पहले उनको बता दिया गया था, वो रोकना चाहते तो रोक सकते थे। ये जो ट्रंप की शख्सियत है, अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत, ये कभी भी बदल सकती है या ये ऐसी 3.5 साल चलेंगे आगे भी? जी बिल्कुल, उनकी तबीयत बहुत सीमाबी है। अगर आपको याद हो तो आप ही के शो में मैंने पाकिस्तान में लोगों की उनके हवाले से जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी डालते हुए ये कहा था कि उनसे किसी किस्म की भी तवक्को रखना गलत है। वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, हर मामला उनके लिए एक सौदा है, और क्योंकि हर मामला एक सौदा है इसलिए पिछला सौदा याद रखना ज़रूरी नहीं है और अगले सौदे की फ़िक्र करनी भी ज़रूरी नहीं है। जो उस दिन का सौदा है वो चुकाने में वो दिलचस्पी रखते हैं। ये सिक्योरिटी मामलात में कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा असर तो यही
यही हुआ है कि नेटो जो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहाद था और अटलांटिक रीजन की पूरे की जो सलामती थी वो उस पर उसका इन्हिसार था। उन्होंने भी अब ये बात समझ ली है कि हम अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते। उधर जापान और कोरिया का ये मामला है कि वो भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम मुकम्मल तौर पे अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर सकते। अब खलीजी ममालिक को भी यही पैगाम मिल चुका है और भारत को भी ये पैगाम मिल गया है। इसका एक ज़ेली पैगाम अहले पाकिस्तान के लिए भी है और वो ये है कि हमें भी उनके हवाले से किसी किस्म की खुशफहमी का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। और इसराइल के हवाले से ज़ाहिर एक अब्राहम अकॉर्ड्स चाहते थे सदर ट्रंप के उसको आगे बढ़ाया जाए। अब ये जो वाक़यात हो गए इसके बाद तो अब ये खबर आ रही है कि अगर वेस्ट बैंक में आगे बढ़ता है इसराइल, जिसका वो खुद ऐलान कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात भी अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर सकता है इसराइल के साथ। तो ये मामला जो आगे बढ़ना था इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने का, आगे बढ़ाने का, ये भी अब ख़त्म ही समझा जाए। देखिए, नेतन्याहू भी एक मकबूलियत पसंद या पॉपुलिस्ट लीडर हैं। उनकी जो इस वक्त हुकूमत है वो उसका इन्हिसार बड़ी हद तक इंतहाई दाएं बाजू की बाज़ शख्सियात के ऊपर है। ये बहुत ही इंतहा पसंद लोग हैं। वो बातें करते हैं जो इसराइल के शायद 90% लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो जो 10% हैं उनके वोटों की नेतन्याहू साहब को हुकूमत बरकरार रखने के लिए शदीद ज़रूरत है। तो इसलिए वो उनकी वजह से बाज़ ऐसी बातें कहने उनको देते हैं और ख़ुद भी कह देते हैं कि जिनके नतीजे में किसी और के लिए इसराइल के साथ चलना मुमकिन नहीं रहा। देखिए, इसराइल को बहुत अरसे तक अरब ममालिक ने तस्लीम नहीं किया। उसका नतीजा ये था कि इसराइल में एक एहसास यानी बहुत अदम इनसिक्योरिटी का एहसास उनमें पैदा हो गया। अच्छा, अब जब वो इनसिक्योरिटी का एहसास था तो उसके नतीजे में मगरबी ममालिक ने बड़ी कोशिश की कि बाकी सबको आमादा करें कि भाई इनको तस्लीम करके इनकी इनसिक्योरिटी ख़त्म करो। लेकिन उसका नतीजा ये नहीं हुआ कि इसराइल अपनी इनसिक्योरिटी ख़त्म करके फ़लस्तीनियों के हुकूक तस्लीम करते हुए 2 रियासती हल कबूल करे, बल्कि उल्टा उसने ये समझ लिया कि इसके नतीजे में मैं इस खित्ते का चौधरी बन सकता हूँ। इब्राहिम अकॉर्ड्स का मकसद इसराइल को खित्ते का चौधरी बनाना नहीं था, इसराइल को खित्ते का हिस्सा बनाना था। अब इसराइल चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है तो यकीनन इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा होगा और मुमकिन नहीं रहेगा कि अरब ममालिक उतनी आसानी के साथ इसराइल के साथ वैसे ताल्लुकात कायम कर सकें जैसा वो चाहते थे। मतलब और इस सारे सिनेरियो में चीन एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है। ज़ाहिर उसका इन्हिसार है अमरीकी मईशत पर, मगर चीन एक बहुत अब बड़ी मईशत है। इस सारे सिनेरियो में जब यूरोपीय ममालिक के खदशात हों अमरीकी पॉलिसी को लेकर, सदर ट्रंप की पॉलिसी को लेकर, भारत के खदशात हों, खुद अमरीकी मीडिया में तज्ज़िये भी हुए कि क्या सदर ट्रंप करीब धकेल रहे हैं वज़ीर आज़म मोदी को चीन के और रूस के, तो क्या अरब ममालिक के लिए भी एक ऑप्शन हो सकता है कि चीन का असर रसूख इस खित्ते में बढ़ सकता है? अरब ममालिक ने चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात तो मुस्तहकम किए हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी अब चीन की तरफ जा रही है। चीन के साथ बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं। वो भी उसी तरीके की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं जैसी अब लगता है मोदी साहब ने गौर करना शुरू किया करने पर कि तवाज़ुन बरकरार रखा जाए चीन और अमेरिका के साथ कारोबारी और तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात में। दुनिया जो है उसमें बहुत सारी गुंजाइशें हैं। एक मल्टी अलाइनमेंट अब पूरी दुनिया में शुरू हो गई है कि किसी एक के साथ, और ना ही दुनिया उस तरह से मुनक़सिम है जैसी सर जंग के ज़माने में थी कि एक सोवियत ब्लॉक था, एक अमेरिकी ब्लॉक था और आपको ब्लॉक चुनने पड़ते थे। अमेरिका दुनिया के बाकी खित्तों से पीछे हट रहा है। जो उन्होंने नई दिफाई पॉलिसी अनाउंस की है उसमें भी ये लगता है कि उनकी सारी की सारी तवज्जो 19वीं सदी की तरह सिर्फ अपने मुल्क को की सलामती पर और अपने जो मुल्क के बिल्कुल इर्द गिर्द लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं और अमेरिकी खित्ते के ममालिक हैं उनके ऊपर तवज्जो रहेगी। तो अगर ऐसी सूरत है तो दुनिया में एक नया सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो रहा है जिसको कोई एक मुल्क फिल नहीं कर सकेगा। चीन के लिए यकीनन जगह पैदा हुई है, लेकिन चीन भी ना उसके ऐसे अज़ाइम मालूम होते हैं, ना उसके पास अभी भी ऐसे अस्करी वसाइल हैं कि वो पूरी दुनिया में किरदार अदा करे। तो बहुत सारे इत्तेहाद बनेंगे, बहुत सारे ममालिक एक दूसरे के साथ कुर्बत इख्तियार करेंगे और बहुत सारे ममालिक को ये पता चलेगा कि जिनसे उन्होंने कुर्बत इख्तियार की है उससे उनके वो मकासद पूरे नहीं हुए जिनकी उन्हें तवक्को थी। बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब को, आपने सुना में इत्तेहाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।